आज जबकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, महिलाएं हर एक मोर्चे पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। ऐसे में बालिका शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। इस वक्त हूं मैं एमपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज बख्शीपुर के प्रांगण में। हम यहां की प्रधानाचार्य रीता श्रीवास्तव जी से बात करेंगे, जिन्होंने उनका एक लंबा अनुभव रहा है शिक्षण कार्य में। उन्होंने बदलते दौर को देखा है, तो कितना बदलाव हो चुका है और कितने बदलाव की और ज़रूरत है, ये जानेंगे यहाँ की प्रधानाचार्य रीता श्रीवास्तव जी से। बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं? धन्यवाद। बिल्कुल ठीक हैं। मैम, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा, एक लंबा समय आपने देखा है शिक्षण कार्य में, और किस तरह से था आपका बचपन? मेरा बचपन तो बहुत अल्हड़ और मस्त अंदाज का था। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं था, और बाग बगीचा, ताल तलैया, खेत खलिहान में खेलते हुए कब मैंने पढ़ लिया, इसका अंदाज़ा ही मुझे नहीं लगा। जब आपने पढ़ाई की तो कोई दिक्कत नहीं आई घर परिवार से? नहीं, मेरे यहाँ परिवार से कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे जननी, मेरे जनक, माता पिता, मेरे दादा दादी सभी जो है बड़े खुले माहौल के थे, और उन्होंने कभी कहीं किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने छोड़ दिया था कि हम लोग वातावरण के प्रति जिज्ञासु होते रहें और उस जिज्ञासा से सीखते रहे। हुआ भी ऐसा। तत्समय का आज मैं महसूस करती हूँ कि तत्समय की शिक्षा प्रणाली गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी, और बुनियादी शिक्षा में भी यही था कि बच्चे में इतना कौतूहल भर दीजिए कि वो सतह पढ़ने की ओर अग्रसर हो जाए। उसे जबरन ना पढ़ा के ऐसा कौतूहल उसके अंदर भर दीजिए कि वह स्वतः पढ़ने की ओर अग्रसर हो जाए। और ऐसे में मैंने कैसे यहाँ तक पढ़ लिया, मैं समझ नहीं पाई, जबकि घर से गांव में थी और घर से विद्यालय बहुत दूर था। कोई साधन नहीं था कॉलेज तक जाने के लिए, स्कूल तक जाने के लिए। तो मुझे याद है कि वो कांवर बना था, जिसमें श्रवण कुमार बहंगी जिसको कहते हैं, जी। तो वो बहंगी था। उसमें आगे मैं बैठी रहती थी, पीछे मेरी बहन बैठी रहती थी, और नौकर लेके स्कूल तक जाता था। तब तक वो बैठा रहता था जब तक कि हम लोग की छुट्टी नहीं हो जाती थी। तो बहुत सुखद रहा, हम लोगों ने बिना बोझ महसूस किए पढ़ा हुआ है। बचपन में सपना देखा था कभी शिक्षिका बनने का? नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा था शिक्षिका बनने का। मैं बस अपने जीवन के बहाव में बहती गई। ना मेरे गार्जियन ने मेरे ऊपर कोई कैरियर थोपा, ना मैंने ही कोई कैरियर डिसाइड किया था। मैं निरुद्देश पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते कब यहाँ तक आ गई मुझे नहीं पता। जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपन ताल तलैया गांव की पगडंडी से होता हुआ यहाँ तक आया, तो चलिए ये मैं बात करती हूँ कि आप या हम लकी हैं कि हमारे घर के पुरुषों ने इस तरह से मदद की। हर कोई इतना लकी नहीं होता। किस तरह का माहौल देखा था? चूँकि आप गांव में हैं तो गांव में ये चीज़ें और ज़्यादा हैं। बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के किस तरह का संघर्ष रहा? हमारे सामने तो संघर्ष नहीं रहा, लेकिन उस समय आज मैं महसूस करती हूँ कि उस समय की बच्चियाँ पढ़ा नहीं करती थी। गार्जियन उनको पढ़ने देना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि लड़कियां अगर घर के काम सीखती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई कला में दक्ष होती हैं, कौशल में दक्ष होती हैं, तो उनका परिवार शायद बहुत अच्छा से चलेगा, खुशहाल रहेगा। और इस संकीर्ण मानसिकता कि केवल एक पहलू उन्होंने देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा कि बच्चे के अंदर बहुत सारे इंस्टिंक्ट हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं जो आतुर होते हैं व्यक्त होने के लिए। उसको भी अगर खुला रूप दिया जाए तो उससे भी समाज, मोहल्ला और राष्ट्र लाभान्वित हो सकता है। इस पहलू को उस समय नहीं देखा जाता था। मतलब डिग्री का उद्देश्य ये होता था कि लड़के वालों के सामने जब वो ऑफ़र रखें शादी का, तो ये बता सकें कि हमारी लड़की बीए पास है या एमए पास है। जी। तो अब ये चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। बिल्कुल ही बदल गई हैं जी, बिल्कुल कंट्रास्ट हो गई हैं। अब कोई भी कि काम और कौशल में जो है आगे बढ़े। हर कोई गार्जियन यही चाहता है कि मेरी लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या जो भी उसके जीवन का और कोई उद्देश्य है वो बने पढ़ लिख करके। मैं बात करूं अगर पूर्वांचल की, तो बिल्कुल ये पुरुष सत्तात्मक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता रहा है, ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को आपने बदलते देखा है। तो आसपास, चूँकि आप यहाँ पर एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, एक ओहदे पर हैं, तो किस तरह के गार्जियन क्रमशः आते गए
आप गार्जियंस की बात करें तो उनमें किस तरह का बदलाव देखें? देखिए, मैंने जब यहाँ कार्य शुरू किया था 1986 में, मेरी नियुक्ति एज ए लेक्चरर इस विद्यालय में हुई थी। तब जो गार्जियन आते थे और आज के जो गार्जियन आते हैं उसमें मैंने फ़र्क महसूस किया है और आधारभूत फ़र्क महसूस किया है। पहले जो गार्जियन आता था वो अपने बच्चे को संस्था को सौंप देता था। अच्छा। और संस्था प्रधान, उनकी अध्यापिकाएं उनके साथ जो भी अच्छे और कड़े व्यवहार भी करती थीं, जस्ट लाइक अनुशासन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उनको छोटे दंड दिया जाता था। तो वो गार्जियन की सहमति होती थी। अगर हम एक कान अगर उसका ममोड़ते थे तो गार्जियन कहता था आप दूसरा कान भी ममोड़िए, इस बच्चे को लाइन अप कीजिए। किंतु आज का गार्जियन, यहाँ अगर आप एक झापड़ लगा दीजिए तो कोतवाली जाता है। ये पहले जो ट्रस्ट लेवल था वो बिल्कुल जो है टीचर्स को वो मान के चलते थे कि ये उतना ही करेंगे जैसे कि घर में मम्मी और पापा करते हैं। जी, क्योंकि ये तो गार्जियनशिप होती ही है। इस पे बिना वजह शंका करनी भी नहीं चाहिए। और अगर कोई अध्यापक, जैसे मुझे लगता है कि अगर कोई अध्यापक, कोई संस्था प्रधान, कोई कर्मचारी अगर इसका अतिक्रमण करता है तो उसके लिए आईपीसी की धारा वो पर्याप्त है। मुझे लगता है कि आपकी बातों से कि जो अध्यापिका होती हैं या अध्यापक होते हैं उनको भी तो वो भी तो किसी के माता पिता होते हैं और ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। जो हमारी छात्राएं हैं इनको हम अपने बच्चों से कमतर नहीं देखते हैं। जिस तरह का आज का एजुकेशन हो गया है, लोग जो है कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, बाहर जगह देहरादून भेज रहे हैं, बेंगलोर कहीं भी भेज रहे हैं। वो जहाँ के हैं वहाँ से निकाल करके उन्हें लगता है ये कमतर है। आपका गोरखपुर का, पर्टिकुलर मैं गोरखपुर की बात करूँ तो आपका क्या कहना है यहाँ के लोकल जो गार्जियंस हैं? नहीं, कमतर तो नहीं है जी। गोरखपुर कमतर नहीं है। गोरखपुर में वो सभी सुविधाएं हैं जो बाहर में हैं। और गार्जियन, मुझे लगता है कि 2-1% गार्जियन ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बेहतर इंस्टीट्यूट में जाए और वो इंस्टीट्यूट का छानबीन कर लेते हैं कि जो बेहतर है। किंतु 90% जो गार्जियन हैं वो उसको अपना स्टेटस मान चुके हैं। मैं निर्विवाद रूप से कहती हूँ, को इसको अपना स्टेटस मान चुके हैं कि मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो मेरी समाज में बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा होगी, इमेज होगी। जैसे आपने देखा कि बच्चियों में, ये तो गार्जियंस की बात हुई, बच्चियों में भी तब्दीली आई है। बहुत तब्दीली है। वो स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं निर्णय लेने में। जहाँ कुछ पॉजिटिविटी है वहीं निगेटिविटी भी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पॉजिटिव होना बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी, लेकिन हर समय हम पॉजिटिव रहें, निगेटिविटी पे मेरा ध्यान ही ना जाए, ये सही नहीं है। अगर रावण की निगेटिविटी पर ध्यान नहीं जाता तो उतने बड़े अत्याचारी को समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए समाज का ध्यान निगेटिव पहलुओं पे भी होना चाहिए, किंतु उसका उद्देश्य कहीं राग द्वेष से युक्त ना हो, उसका उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। ये मेरा मानना है। जिस तरह से नैतिक मूल्यों में बदलाव, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो रहा है हर चीज़ों को लेकर के, तो फिर वही बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। वो जो है आप उसको किस तरह से देखती हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में और कितना बदलाव होगा? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, वो बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। बदलाव की स्पीड क्या होगी ये तो वक्त बताता है। किंतु जैसा कि आपने अभी नैतिक मूल्य की बात किया, तो ये नैतिक मूल्य समाज के प्रतिमान होते हैं। जिसे हम नैतिक कहा करते थे, आज उसके विरुद्ध अगर कोई काम करके आता है और समाज उसको पूरा स्वीकारोक्ति दे दे रहा है तो वो अनैतिक हुआ कहाँ? जैसे मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं पहले घूंघट में होती थी, फिर उनको ये अधिकार मिला कि वो घर से निकल के पढ़ सकती थी। आज है शॉर्ट्स में आ गई हैं बच्चियां और तमाम इस तरह के विज्ञापनों में उनका स्वरूप देखा जा रहा है। ये बदलाव कैसा है? ये भी एक सामाजिक बदलाव है और इसकी गहराई में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। घूंघट बहुत अच्छा चीज़ था। घूंघट बहुत अच्छा चीज़ था। घूंघट का अर्थ था पर्दा, यानी हमारी उन समस्त भावनाओं का पर्दा जो गलत करने के लिए उमड़ती हैं।
मैम फिर वही दिक्कत आएगी कि अगर हम घूंघट की बात करेंगे और फिर चांद पे जाने की बात करेंगे तो ये खुद में कंट्रोवर्सी है। नहीं, घूंघट हम बनाए रखना नहीं चाहते हैं, घूंघट बनाए रखना नहीं चाहते हैं। घूंघट से वो उसका सौंदर्य सुरक्षित रहता है, उसका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। आप इस समय वर्तमान में भी देखिए कि महिलाएं या पुरुष अपने चेहरों पे दुपट्टे बांध के चलती हैं, अंगोछा बांध के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भौगोलिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी है। सूरज आज ज़्यादा उबल रहे हैं, उससे हम अपने आप को ढकते हैं, तो उसको मैंने बांध लिया। जिसको मैंने पहले घूंघट को पर्दे से जोड़ दिया था, आज वही घूंघट थोड़े से परिवर्तित रूप में समाज को एडवांस बना रहा है। जब वो मुंह बांध के चलती हैं, वेरी स्मार्ट। बजाय घूंघट के सम्मान नज़रों में होना चाहिए और सम्मान हमारे कार्यों में होना चाहिए। जी, ये आपका ये मेरा आशा यही है। पूर्वांचल की महिलाओं के लिए चलते चलते एक संदेश। पूर्वांचल की महिलाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि महिला को भगवान ने गढ़ गढ़ के बनाया है, उसके अंदर समस्त मानवीय गुण उसके वक्षस्थल से निकलते हैं, और अगर उस वक्षस्थल से निकलते हुए मानवीय गुणों से वो आने वाली पीढ़ी को यानी अपने संतानों को सींचते चलें, तो ये बेहतर होगा। हम बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। जैसे मेरा मानना है कि आज कोई शिवाजी पैदा नहीं होता तो उसके मूल में है कि माताएं जीजाबाई नहीं हैं। अगर कोई राम नहीं पैदा होते तो मुझे लगता है कि महिलाओं में माता कौशल्या की शालीनता नहीं है। ये दो ज़बरदस्त कारण हमको दिखते हैं महिलाओं में। इनको उस पर फिर से कमांड करना है, अपनी उस खोई हुई चीज़ को जिसको हम भूल चले हैं, अपनी मर्यादा को, अपने गुणों को हम भूल चुके हैं, उनको हमें फिर से याद करना होगा। और जब हम फिर से याद कर लेंगे तो हम कि मैम से बातचीत में अभी पता चला कि जो है इस तरह से जो हमारे नैतिक गुण हैं उनमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए। हम विकास की कितनी भी बातें कर लें, जो मातृत्व नारीत्व को मूलभूत रूप से मिला है वो रहना चाहिए। दया, क्षमा, करुणा ऐसे गुण रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।